हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी के बारे में। ऑर्डर 14 हमें बताता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज अग्रीड अपॉन। ठीक है, अब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में बताता है कि इश्यूज किस तरीके से सेटल किए जाएंगे, कौन से इश्यूज को कोर्ट पहले एड्रेस करती है। डिटर्मिनेशन किस तरीके से होगा सूट का, अगर इश्यू ऑफ लॉ है या ऐसे इश्यूज हैं जो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट करके इशू फॉर्म किए हैं। उन्होंने दो दो पार्टीज हैं भाई, ठीक है, पार्टीज ने अग्री कर लिया है कि ये सारे इश्यूज पर जो है कोर्ट डिटरमाइन करेगी। तो वो किस तरीके से होता है ये भी हमें ऑर्डर 14 में बताया हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इस पर्टिकुलर ऑर्डर 14 का क्या ऑब्जेक्ट है कि जो भी कंट्रोवर्सी है सूट में उसे नैरो डाउन कर दो भाई। क्योंकि कोई इंसान सूट लेकर के आया, ठीक है, अब उस वो कोई भी सूट लेकर के आया है मान लो, तो उसमें अगर जैसे हम लोग क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं कि इश्यूज फ्रेम किए, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, इश्यूज नहीं चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है सिविल लॉ में, सिविल लॉ में हमारे इश्यूज फ्रेम किए जा रहे हैं। पता तो चले कि आखिर में किन इश्यूज पर डिसाइड करना है। ये सब कोर्ट डिसाइड करती है कि इन पर्टिकुलर जो नेसेसरी इश्यूज है जिन पर डिसाइड करना है वो कोर्ट उन पर डिसाइड करेगी। यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ये वाला जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाता है। ऐसा कहा गया था जेके आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस मजदूर यूनियन के केस में। रूल 1 कहता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में। सबसे पहला जो हमारा सब रूल है, इट सेज इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट or law is affirmed by the one party and denied by the other। इश्यूज आखिर में अराइज कब होते हैं, किसी भी सूट जो है, कोई भी लड़ाई शुरू कब होती है, जब एक पार्टी कोई चीज कह रही है, एक व्यक्ति ए कुछ कह रहा है और बी जो है उसकी बात को डिनाई कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है या सूट इंस्टीट्यूट कर देता है। तो यहीं से सारे इश्यूज शुरू हुए। इश्यूज अराइज होते हैं जब कोई मटेरियल प्रोपोजिशन है, मटेरियल मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है किसी फैक्ट का, किसी लॉ का, जो कि एक पार्टी तो एफर्म कर रही है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, डिनाई कर रही है। एक कह रही हाँ ऐसा है, दूसरी कह रही ऐसा नहीं है, तभी तो केस फाइल करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। Sub rule 2 says material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in the order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute in his defense। मटेरियल प्रोपोजिशंस, अब यहाँ पर जो है इसमें डेफिनेशन बता दी कि ये मटेरियल प्रोपोजिशन है क्या। मटेरियल प्रोपोजिशंस ऐसे प्रोपोजिशन है किसी भी लॉ के, किसी कानून के या किसी फैक्ट के, किसी तथ्य के, विच अ प्लेंटिफ मस्ट एलेज, जो है प्लेंटिफ अलेज करेगा, उसको करना ही पड़ेगा ये चीज। क्यों वो करना उसको पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि उसका राइट टू स्यू है, ठीक है। और डिफेंडेंट क्यों एलेज कर रहा है, वो अपना डिफेंस बता रहा है कि भाई अपना डिफेंस वो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो है ये मटेरियल प्रोपोजिशंस को बताया जाएगा, कोर्ट में अलेज किया जाएगा। Each material propositions affirmed by one party denied by the other shall form the subject of distinct issue। जो भी मटेरियल, एक मटेरियल प्रपोजिशन ये, दूसरा मटेरियल प्रपोजिशन ये, तीसरा ये, तो जो भी एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, वो जो है इशू 1, इशू 2, इशू 3 इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा, उसमें एक एक प्रपोजिशन को एक एक इशू बताया जाएगा। इशू दो तरीके के होते हैं, या ये तो हमें यहीं से पता चल गया कि इशू दो तरीके के होते हैं, एक फैक्ट का इशू होता है, एक लॉ का इशू होता है। इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ। सब रूल 5 says at the first hearing of the suit the court shall after reading the plaint and the written statement, पहली हियरिंग में कोर्ट जो है क्या कर रही है, यहाँ पर देखो शैल लिखा है तो कोर्ट ऐसा करेगी ही, नेसेसरी है। जैसे प्लेंट को पढ़ा, रिटन स्टेटमेंट को पढ़ा, इफ एनी एंड आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर रूल 2 ऑफ ऑर्डर 10, यहाँ पर रूल 2 ऑर्डर 10 का एग्जामिनेशन भी हो रहा है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज और प्लीडर्स, एग्जामिनेशन हो गया जो ऑर्डर 10 रूल 2 में होता है, और उसके बाद हियरिंग हो गई पार्टीज की और प्लीडर्स की। ascertain upon what material proposition of fact or law parties are at variance, वो ये बताएंगी। कोर्ट का क्या काम है, फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट ये बताएगी कि क्या वेरिएंस है, मतलब
एक पार्टी जो असर्ट कर रही दूसरी पार्टी डिनाई करे, क्या डिफरेंस है दोनों इश्यूज में, ये बताएगी कौन से इश्यूज ऑफ फैक्ट कौन से इश्यूज ऑफ लॉ, क्या डिफरेंस है दोनों पार्टीज में, दोनों पार्टीज के इश्यूज में। एंड शैल देयर अपॉन प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इश्यूज, और उसके बाद जो है प्रोसीड करेंगे, इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा प्लेंटिफ के बिहाफ पर और डिफेंडेंट के बिहाफ पर, ऑन विच द राइट डिसीजन ऑफ द केस अपेयर्स टू डिपेंड, उसके ये जिन इश्यूज पर जो है राइट डिसीजन कोर्ट का डिपेंड करता है। Sub-rule 6 says nothing in this rule requires a court to frame and record issues where the defendant at the first hearing of the suit makes no defense. ठीक है, अब हम आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 says court to pronounce judgment on all issues. कोर्ट को जो है सारे ही इश्यूज पर जजमेंट प्रोनाउंस करना है, notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue. इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जो है वो केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, प्रिलिमिनरी पॉइंट पे कर सकती है। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2 प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, बट कोर्ट जो है वो प्रोनाउंस करेगी सारे इश्यूज पर जजमेंट, ये शैल है। सब रूल 2 सेज वेयर इश्यूज बोथ ऑफ लॉ एंड ऑफ फैक्ट अराइज इन द सेम सूट, भाई एक सेम सूट में ही इश्यूज ऑफ फैक्ट भी है, इशू ऑफ लॉ भी है, एंड द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द केस और एनी पार्ट देयरऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एन इशू ऑफ लॉ ओनली, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि ये जो केस है, ये केस का कोई भी पार्ट है, इसको डिस्पोज ऑफ करने से मतलब इशू ऑफ लॉ डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है। इट मे ट्राई दैट इशू फर्स्ट दैट इशू रिलेट्स टू, तो अगर कोर्ट को ऐसा ओपिनियन लग रहा है कि ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, इशू ऑफ लॉ को पहले सुनेंगे, ठीक है, उसको पहले ट्राई करेंगे। और वो इशू ऑफ लॉ कब ट्राई किया जा रहा है उसका भी दिया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है कि कब हम जो है कब मतलब कोर्ट जो है इशू ऑफ लॉ ट्राई करेगी। तो सबसे पहला है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर इशू ऑफ लॉ रिलेटेड है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से ये नहीं पता चल पा रहा कि कोर्ट कौन से कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन वगैरह है, तो पहले उसको कोर्ट डील करेगी। दूसरी, अ बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई अगर बार क्रिएट किया गया है किसी अदर लॉ से, तो उस चीज को भी कोर्ट डील करेगी, ट्राई करेगी, एंड फॉर दैट पर्पज मे इफ इट थिंक्स फिट postpone the settlement of other issues until after that issue has been determined and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue. क्या करेगी, जब तक ये कर रही है इशू ऑफ लॉ, जब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो पोस्टपोन कर देगी और बाकी इश्यूज का जो सेटलमेंट है उसको पोस्टपोन कर देगी। ये इसमें बताया हुआ है रूल 2 में, ठीक है। फिर हमारे पास है रूल 3। रूल 3 सेज मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड, कौन से मटेरियल्स पर, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर इशू फ्रेम किया जा रहा है। सो द कोर्ट में फ्रेम द इश्यूज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, या तो इन सारे पे कर दे या तो किसी एक पर, जिससे भी वो चाहे, जो भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन उनके डिस्क्रिप्शन पर लग रहा है उस पर। सो allegations made on oath by the parties or by any persons present on their behalf or made by the pleaders of such parties, तो हम कहेंगे सबसे पहला पॉइंट है एलिगेशन, जो कि उन्होंने ओथ पर किए हैं, फिर चाहे वो पार्टीज ने किए हो, चाहे वो कोई और पर्सन प्रेजेंट हो उनके बिहाफ पर, पार्टीज के बिहाफ पर उन्होंने किया हो, या फिर प्लीडर ने किया हो, उनकी पार्टीज के प्लीडर ने किया। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है, एलिगेशंस। दूसरा, एलिगेशंस मेड इन द प्लीडिंग्स और इन आंसर्स टू इंटेरोगेटरीज डिलीवर्ड इन द सूट, अभी कौन से एलिगेशंस के बारे में बात कर रहा है, प्लीडिंग्स के एलिगेशंस के बारे में बात कर रहा है, और जो आंसर दिया गया है, जो इंटेरोगेटरीज क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है आंसर देने के लिए, ठीक है। कोर्ट के समक्ष रखती है ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये इंटेरोगेटरीज, और फिर कोर्ट जो है उनसे वो पूछता है कि आपको जो है इन सारे सवालों का जवाब देना है, भाई सामने वाली पार्टी ने पूछी है ये सारी बातें, तो इस पर भी बेस्ड हो सकते हैं, मतलब इस पे भी इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय ईदर पार्टी, और जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट है, भाई ऑब्वियसली जो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पूरी पार्टी एक जो है पार्टी या दोनों पार्टीज किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाय कर रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को भी जो है उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर भी इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर रूल 4 सेज कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज, कोर्ट जो है एग्जामिन कर सकता है विटनेस को, डॉक्यूमेंट्स को
issues frame करने से पहले. So where the court is of opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person. कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि इश्यूज करेक्टली अच्छी तरीके से हम फ्रेम नहीं कर पाएंगे अगर हमने सबसे पहले एग्जामिनेशन नहीं किया, नॉट बिफोर द कोर्ट और विदाउट द इंस्पेक्शन ऑफ सम डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सूट. भाई यहाँ पर एग्जामिनेशन कौन से पर्सन की एग्जामिनेशन की बात हो रही है? वो पर्सन जो कि कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, वो पर्सन जो कि कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है उसके एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. दूसरी चीज, इंस्पेक्शन हम किसी डॉक्यूमेंट का कब कर रहे हैं? जो अभी सूट में प्रोड्यूस नहीं किया गया है. कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है और उनका ऐसा ओपिनियन है कि बिना उन्हें एग्जामिन किए हम जो है करेक्टली इश्यूज फ्रेम नहीं कर पाएंगे, तो इट मे adjourn द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज टू अ डे नॉट लेटर देन 7 days. अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये टाइम लिमिट 7 days का टाइम दिया. एंड में सब्जेक्ट to any law for the time being in force, compel the attendance of any person for the production of any or the production of any document by the person in whose possession or power it is by summons or other process. कंपेल करो भाई उस पर्सन की अटेंडेंस, क्योंकि उसके बिना हम इश्यूज फ्रेम नहीं कर पाएंगे, तो उसको बुलाया जाएगा समन्स वगैरह भेज के, किसी और प्रोसेस से नहीं आ रहा है तो फिर पुलिस पकड़ करके लेके आएगी. और अगर कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है मतलब किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराना है जो कि किसी पर्सन के पोजेशन में है, तो उसको भी जो है मंगवाया जाएगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को. तो ये रूल 4 में कहा गया. रूल 5 में क्या है? पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज. सब रूल 1 से कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री, कोर्ट जो है किसी भी समय पर डिक्री पास करने से पहले अमेंड कर सकता है इश्यूज को, या अगर वो चाहे, देखो, अमेंड द इश्यूज एंड फ्रेम एडिशनल इश्यूज. एडिशनल इश्यूज भी अगर वो चाहे तो वो फ्रेम कर सकते हैं ऑन सच टर्म एज इट थिंक्स फिट. कोई भी अगर चीज उन्हें सही लग रही तो उस पर. एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स और एडिशनल इश्यूज as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties shall be so made or framed. और जो भी वो अमेंडमेंट्स किए गए हैं किसी भी डिक्री को, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी इशू को, मतलब किसी भी इशू को अगर अमेंड किया गया है या कोई एडिशनल इशू अगर उसमें ऐड किया गया है, तो ये सारे नए इश्यूज और जो अमेंडमेंट्स हैं सारे जो नेसेसरी हैं डिटरमाइन करने के लिए मैटर को, डिटरमाइन करने के लिए पार्टीज के मैटर को, वो फ्रेम किए जाएंगे. ठीक है, वो फ्रेम किए जाएंगे. सब रूल 2 सेज द कोर्ट में ऑल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री स्ट्राइक आउट एनी इश्यूज दैट अपेयर इट टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड और इंट्रोड्यूस. कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं ये मतलब डिग्री पास करने से पहले इनको स्ट्राइक आउट कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन्हें फालतू में फ्रेम किया गया, फालतू में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था केवल कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, तो वो उसे स्ट्राइक आउट कर देंगे, बाहर निकाल के फेंकेंगे. रूल 6 सेज क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज. मैंने आपको भी बताया था ना यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही कि पार्टीज जो है अगर अग्री कर ले कि इन इश्यूज पर भाई हमें लड़ाई करनी है, इन इश्यूज पर केस चलेगा, तो उससे भी सारी चीजें हो सकती हैं. सो वेयर द पार्टीज टू अ सूट आर अग्रीड एज टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और ऑफ लॉ टू बी डिसाइडेड बिटवीन देम. पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये फनाला क्वेश्चन फैक्ट के, फनाला लॉ के हैं और हम जो है इसी में इश्यूज अपने डिसाइड कराएंगे. दे मे स्टेट द सेम इन द फॉर्म ऑफ एन इशू. ये जो है उसको, इसी चीज को एज अ फॉर्म ऑफ इशू के तरीके से जो है इसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे इस एग्रीमेंट को, एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग. ये बताएंगे कि हम भैया एग्रीमेंट करना चाहते हैं, दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन द अफर्मेटिव और द नेगेटिव ऑफ सच इशू. Clause A says a sum of money specified in the agreement or to be ascertained by the court or in such manner. मतलब बेसिकली यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि कौन से इश्यूज पर अगर वो चाहते हैं तो साथ मतलब वो कर सकते हैं, अग्री कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं. तो ये लिस्ट दी हुई है. सम ऑफ मनी जो भी स्पेसिफाइड है, सम प्रॉपर्टी इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट एंड इन डिस्प्यूट इन द सूट शैल बी डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द अदर ऑफ देम
or as that other may direct, or one or more of the parties shall do or abstain from doing some particular act specified in the agreement and relating to the matter in dispute. ठीक है, देखो बेसिकली रूल 6 में हमें इतना ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखो कि यहाँ पर रूल 6 में पार्टीज जो है एग्रीमेंट कर रही हैं आपस में कि हमें जो है इन इश्यूज, अपने जो हमारे जो ये इश्यूज हैं पर्टिकुलर फैक्ट और लॉ के, इस पर डिसीजन चाहिए। ठीक है, अब रूल 7 है, लास्ट रूल सेज कोर्ट इफ सैटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट। कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि भाई ये जो एग्रीमेंट है ये गुड फेथ में हुआ था, तो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर जो है सम ऑफ मनी की बात हो रही है। सिर्फ ये याद रखो, ये हमारा कीवर्ड है। यहाँ पर सम ऑफ मनी की बात हो रही है, यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, और यहाँ पर वो या तो करवाना चाहते हैं कोई काम, या तो नहीं करवाना चाहते हैं, एब्सटेन करना चाहते हैं। इन मैटर्स पर जो है अगर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। रूल 7 उसी के कंटिन्यूएशन की तरह हम उसे मान सकते हैं। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया है कि एग्रीमेंट जो है वो गुड फेथ में हुआ था, तो कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। सो व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट डीम्स प्रॉपर। भाई मतलब अब इंक्वायरी तो कोर्ट करेगी ना, तुमने तो कह दिया, तुम लोगों ने कह दिया कि एग्रीमेंट हो गया है हमारे बीच में। अब वो एग्रीमेंट क्या पता एक पार्टी पर किसी का दबाव बनाया जा रहा हो, उसकी वजह से उसने एग्रीमेंट कर लिया। तो ये सारी चीजें पहले कोर्ट इंक्वायर करेगी कि ये सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट द एग्रीमेंट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज, कि क्या सच में पार्टीज ने ड्यूली अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। और क्लॉज बी सेज दैट दे हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द डिसीजन ऑफ सच क्वेश्चन एज अफोरसेड, और इनका जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, ठीक है, सब्सटेंस है इनके कुछ इंटरेस्ट में, वो चीज देखेगी। एंड दैट द सेम इज फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड, और ये जो इन्होंने इशूज आपस में डिसाइड कर लिए हैं, ये क्या ट्राई होने के लिए फिट है और डिसाइड होने के लिए फिट है या नहीं, ये सारी चीजें, तीनों चीजें कोर्ट देखेगी। कंडीशन समझ सकते हो आप, ठीक है। इट शैल प्रोसीड टू रिकॉर्ड एंड ट्राई द इशू, प्रोसीड करेगी और रिकॉर्ड करेगी, ट्राई करेगी। प्रोसीड टू रिकॉर्ड और इशू को ट्राई करेगी एंड स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन देयर ऑन, और उसके बाद जो भी उनकी फाइंडिंग है, जो भी उन्होंने निकाला है, जो भी डिसीजन दिया है, वो देयर ऑन इन द सेम मैनर एज इफ द इशू हैज बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, और ये इसी मैनर में प्रोसीड करेंगे जैसे कि इशू इन्होंने खुद बनाया था, जैसे कोर्ट के द्वारा ही इश्यूज बनाए गए थे, इसी मैनर में जो है ये प्रोसीड करेंगे। एंड शैल अपॉन द फाइंडिंग और डिसीजन ऑन सच इशू, और यही इसी डिसीजन या फाइंडिंग के बेसिस पर प्रोनाउंस जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, अग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से। एंड अपॉन द जजमेंट सो प्रोनाउंस्ड अ डिक्री शैल फॉलो, हम सबको पता है कि जजमेंट के बाद हमेशा डिक्री आती है, तो जब जजमेंट आ जाएगा उसके बाद डिक्री उसको फॉलो करेगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये ऑर्डर 14 सीपीसी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।